सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम व्यापारिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, परिचालन क्रियाएं। दूसरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, विनियोग संबंधी क्रियाएं, गतिविधियां। और जो तीसरा होता है वह होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब वित्त संबंधी गतिविधियां। उसमें हमने पहला जो पोर्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश फ्लो हम कैसे निकालते हैं उसकी बात हमने शुरू करी थी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2 विधियों के द्वारा निकाला जाता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम किस प्रकार से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं वो बात हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किस प्रकार से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड में सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि सीधा सीधा चलेंगे। जो कैश इनकम है उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे और जो कैश खर्चे हैं उन्हीं को कैश इनकम में से लेस करके कैश फ्लो हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है। अर्थात हम इसमें आधार जो बनाते हैं वो नेट प्रॉफिट को बनाते हैं। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हम सबको पता है, हम ऑलरेडी 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें ये भी पता है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कैश एक्सपेंडिचर भी घटाया होता है और नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी घटाया होता है। कैश इनकम भी जोड़ी होती है और नॉन कैश इनकम भी जोड़ी होती है। लेकिन कैश इनफ्लो निकालने के लिए हमें पता है, इतना तो अब हमको पता लग गया है कि सिर्फ कैश मदों को ही हमें समायोजित यहाँ पर करना होता है। तो अगर हमें सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हमें कैश फ्लो चाहिए तो जो भी नॉन कैश मदे हैं उनका हमें फिर से उल्टा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब नॉन कैश जो एक्सपेंडिचर हमने घटा रखे हैं उन्हें पुनः जोड़ना पड़ेगा और नॉन कैश इनकम जो हमने जोड़ रखी है उन्हें पुनः वापस से घटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम आधार लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड में वो लेते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर हमें नेट प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर बिफोर टैक्स दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, हम सीधे से ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दे रखा है, अगर सब कुछ समायोजन एप्रोप्रिएशन करने के बाद का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले तो वो बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे नोट नंबर 1 जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के संबंध में ही बता रखा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम जो एप्रोप्रिएशन करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि नेट प्रॉफिट डायरेक्टली भी नहीं दे रखा होता है, 2 सालों की बैलेंस शीट दे रखी होती है। जैसे 2019 का प्रॉफिट कितना था, 10,000 था और 2020 का प्रॉफिट कितना हो गया, 22,000। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर 19-20 का नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर एप्रोप्रिएशन वो कितना है, 22,000 माइनस 10,000, 12,000। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो भी एप्रोप्रिएशन किए गए हैं, हमें पता है कि हम एप्रोप्रिएशन क्या क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं। बिफोर टैक्स चाहिए तो सीधी सी बात है कि टैक्स को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इन सब मदों को क्योंकि हम लेस कर चुके हैं और क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, विपरीत मतलब उल्टा चल रहे हैं, जो इफेक्ट हमने कर दिए हैं वो वापस से हमें कैंसिल करने हैं, तो इन सबको हम ऐड करेंगे पुनः। और कोई अगर टैक्स से संबंधित कोई रिफंड प्राप्त हुआ है, इनकम प्राप्त हुई है तो वो जुड़ रखी होगी तो उसे हमें क्या करना है, लेस करना है। तो इस तरीके से हमें जो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट में वापस आते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता लग गया। अब उसमें हमें क्या करना है, 4 चीज़ें।
पहला कि ऐसे नॉन एक्सपेंडिचर जो हमको नहीं घटाने चाहिए थे लेकिन घटा दिए तो उनको आप ऐड कर दीजिए। ऐसे कैश एक्सपेंडिचर जो हमें घटाने चाहिए थे लेकिन नहीं घटाए हैं तो उनको घटा दीजिए। दूसरा, ऐसी नॉन कैश इनकम जो हमें नहीं जोड़नी चाहिए थी जोड़ दी तो उसे घटा दीजिए। और कोई कैश इनकम है जिसे हमें जोड़नी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं जोड़ी है प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त, तो उसे जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से क्या क्या मदें हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले तो मैंने बताया कि अगर दो बातों का ध्यान रखना, एक तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश चीज़ों को ही लेना है। दूसरा, जो मदें होनी चाहिए वो सिर्फ ऑपरेटिंग ही लेस होनी चाहिए। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ रखी है तो उसे भी घटानी पड़ेगी, और नॉन ऑपरेटिंग खर्चा अगर घट रखा है तो उसे भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों का इफेक्ट, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, दोनों का इफेक्ट हमें यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे हम यहाँ पर नॉन कैश खर्चों को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन, लॉस, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये है तो कैश एक्सपेंडिचर लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। गुडविल, पेटेंट, ये सब नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, राइट ऑफ करते हैं तो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करना, ये भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये होता तो कैश में है लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग मदें हैं, तो इसीलिए इसे हम यहाँ से कैंसिल करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर दिया है तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, इसे भी यहाँ से कैंसिल करेंगे। इसी तरीके से अगर नॉन कैश इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर जुड़ रखी है तो उसे भी हम यहाँ पर लेस करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट से तो हमने यहाँ पर जोड़ा था, वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट से तो हम घटा देंगे। डिविडेंड पेड है तो हमने जोड़ा था, वैसे ही डिविडेंड रिसीव्ड है तो घटा देंगे। इंटरेस्ट पेड हमने जोड़ा था तो वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो घटा देंगे। इस तरीके से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग मदों का समायोजन करने के बाद में जो प्रॉफिट हमको प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहली बात तो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग हमने हटा दिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी हमने वर्किंग कैपिटल के संबंध में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं तो वो भी हमें चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के संबंध में भी चार बातें होती है, क्योंकि दो चीज़ें होती है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़, ये दो चीज़ें होती है। तो अगर इनमें भी दो बातें हो सकती है। करंट असेट्स अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे और करंट असेट्स अगर घटती है तो क्या करेंगे। वैसे ही करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती है तो क्या करेंगे और करंट लायबिलिटीज़ अगर घटती है तो क्या करेंगे। इस तरीके से चार इफेक्ट टोटल बनते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के। तो अगर करंट असेट्स घटती है, करंट एसेट्स क्या हुआ, घटती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट दिखाना है, उसमें ऐड करना है। और अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो उसे हमें क्या करना है, लेस। जस्ट इसका उल्टा विपरीत करना है हमें करंट लायबिलिटीज़ में। करंट एसेट्स बढ़ा था तो हमने लेस किया था, तो करंट लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती है तो हमें ऐड करना है, और करंट लायबिलिटीज़ अगर घटती है तो हमें माइनस करना है। तो इस तरीके से चार इफेक्ट दिखाते हुए हम यहाँ पर समायोजन करेंगे। उसके बाद में जो प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है वो प्रॉफिट प्राप्त होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश प्रॉफिट हो गया, फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में तो जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया था कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद में हम इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर लेस करते हैं, तो वो हमें लेस करना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से देखा हमने कि इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं। अब जैसे हमने पिछले में एग्जांपल में हमने देखा था, हमने उसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, तो उसी मेथड को हम अब इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ क्या था वो एग्जाम्पल।
ये एग्जाम्पल मैंने जो पिछला जिसे हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था वो मैंने यहाँ पर खोला है। तो इस एग्जाम्पल में हमें पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था, सेल्स दे रखी थी, उसमें से 3 लाख रुपए के और 10,000 का स्टॉक, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था वो 85,000। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85,000 लेते हैं। तो 85,000 ले लेंगे। उसके बाद में हम उसमें से जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उन्हें हम ऐड करते हैं। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर एक तो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। नॉन कैश एक्सपेंडिचर एक तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने राइट ऑफ किए हैं 5,000 से, वो यहाँ पर। तो 85,000 में 20,000 और 5,000 25,000 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,10,000। इसके अलावा नॉन कैश इनकम कुछ है नहीं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सीधा हम जाएंगे वर्किंग कैपिटल इफेक्ट में। तो अगर वर्किंग कैपिटल इफेक्ट देखें तो आप इस टेबल में आ जाइए। डेटर्स ऑफ बीआर क्या होता है, करंट असेट्स होता है। करंट असेट्स को अगर देखें आप 62,000 से 70,000 हो रही है, मतलब 8,000 से इंक्रीज हो रही है। तो करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे माइनस करते हैं। उसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी अपने आप में असेट्स होती है। 5,000 से 6,000 हो रही है तो 1,000 से बढ़ रही है, तो 1,000 को भी हम क्या करेंगे, बढ़ रही है इसलिए घटाएंगे। इन्वेंट्री 70,000 से 80 हो रहा है, ये भी असेट्स है। 10,000 से बढ़ रहा है तो फिर से इसे यहाँ पर वृद्धि होने पर घटाएंगे। ट्रेड पेबल्स, ये करंट लायबिलिटी है। ध्यान रखना करंट लायबिलिटी का जो इफेक्ट है वो करंट असेट से जस्ट उल्टा होता है। 55,000 थी, अगले साल भी 55,000 है, इसका मतलब कोई इफेक्ट यहाँ पर हम इसका नहीं देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी होती है। 5,000 से 4,000 मतलब 1,000 से डिक्रीज हो रही है। तो करंट असेट्स डिक्रीज होने पर हम ऐड करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ को डिक्रीज करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने वर्किंग कैपिटल का भी ये चारों इफेक्ट जो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है वो यहाँ पर कितना आता है, 90,000। ठीक है। तो और टैक्स पेड जो है वो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकाला था, वैसे ही यहाँ पर निकालना है। टैक्स पेड कितना था, 5,000 था। टैक्स पेड कितना था यहाँ पर, 5,000। तो वो ही हमें वहाँ पर दिखाना है। तो आप इस सॉल्यूशन में देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85,000 लिया है, डेप्रिसिएशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को जोड़ा है 1,10,000 को। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल इफेक्ट दिया है चारों का। ठीक है। और इससे जो आया है वो आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 90,000 का। उसके बाद में टैक्स पेड बता दिया, 5,000 से लेस कर दिया। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 85,000 आ गया। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट मेथड से भी 85,000 ही आंसर आ रहा था और इनडायरेक्ट मेथड से भी 85,000 ही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।